साझेदारी एकदम आसान इसकी आशय आप कह सकते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने, उस व्यवसाय को संचालित करने और प्राप्त लाभ को आपस में बांटने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, बांटने के लिए तैयार होते हैं, वह साझेदारी कहलाती है। सामूहिक रूप से इसको फर्म बोला जाता है और व्यक्तिगत रूप से साझेदारी। फिर एक बार आसान शब्दों बोल देते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने, उस व्यवसाय को संचालित करने और प्राप्त लाभ को आपस में बांटने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यह व्यक्तिगत रूप से साझेदारी और सामूहिक रूप से फर्म कहलाती है। सामूहिक रूप से क्या होता है, फर्म कहलाती है। अब साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा में दो परिभाषा एकदम आसान परिभाषा दिए हैं। सबसे पहली परिभाषा किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार, सबसे पहली परिभाषा किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार, इसके इन्वर्टेड कॉमा का मैटर में बोल रहे हैं। किम्बाल एवं किम्बाल ने एकदम आसान परिभाषा दिया है कि साझेदारी एक व्यक्तियों का समूह है। साझेदारी एक व्यक्तियों का समूह है जो किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए परस्पर पूंजी एवं सेवाओं का लगाते हैं। इन्होंने एकदम आसान परिभाषा बोला कि साझेदारी एक व्यक्तियों का समूह है जिनका उद्देश्य क्या होता है, कोई ना कोई व्यवसायिक होता है जिसमें ये पूंजी एवं सेवाएं लगाते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, पूंजी एवं सेवाएं लगाते हैं। तो साझेदारी किम्बाल एवं किम्बाल ने एकदम आसान परिभाषा बोला कि साझेदारी एक व्यक्तियों का समूह है जिसका कोई ना कोई व्यवसायिक उद्देश्य होता है और व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उस व्यवसाय में वो पूंजी एवं सेवाएं क्या करते हैं, लगाते हैं। अब दूसरी जो परिभाषा दिए हैं, दूसरी परिभाषा एकदम आसान परिभाषा दिए हैं हैने के अनुसार। दूसरी परिभाषा हैने के अनुसार, साझेदारी की दूसरी परिभाषा हैने ने भी एकदम आसान परिभाषा दिया कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों जो अनुबंध करने की योग्य क्षमता रखते हो के मध्य एक प्रतिज्ञा है और जिसके अंतर्गत लाभ के लिए कोई ना कोई न्यायपूर्ण व्यवसाय करते हैं। इन्होंने भी एकदम आसान परिभाषा बोला कि साझेदारी एक विभिन्न व्यक्तियों के बीच जिनके अंदर क्या हो, अनुबंध करने की योग्यता हो। साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध है जिनको अनुबंध करने की क्या हो, योग्यता हो और इसके मध्य क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं जिसके अंतर्गत कोई ना कोई क्या करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवसाय करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवसाय करते हैं। इसको हम आसान शब्दों में अपनी भाषा में बोल देते हैं कि हैने ने बताया कि साझेदारी क्या है, एक व्यक्तियों का बीच क्या है, एक अनुबंध है जिनके अनुबंध करने की योग्यता हो, उनके बीच एक प्रतिज्ञा होती है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार कोई ना कोई न्यायपूर्ण क्या करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं। अब इससे आसान जो टॉपिक दिया है साझेदारी की विशेषताएं, इससे आसान टॉपिक जो टॉपिक दिया है वो साझेदारी की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है साझेदारी की, सबसे पहली विशेषता साझेदारी की विशेषताएं। आप साथ ही साथ नोट करते जाएंगे तो और आसान से टॉपिक समझ आएगी। 7-8 टॉपिक ले लेते हैं। सबसे पहली विशेषता का दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। साझेदारी व्यवसाय करते समय व्यक्ति का होना, साझेदारी व्यवसाय करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, हमें 2 व्यक्ति चाहिए। ताकि एक अकेला व्यक्ति स्वयं से व्यवसाय नहीं कर सकता या स्वयं से साझेदारी नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना क्या है, आवश्यक है। और कहा कि अधिक से अधिक अगर व्यवसाय करें तो 20 और बैंकिंग व्यवसाय करें तो कितने सदस्य होने चाहिए, 10। लेकिन कंपनी अधिनियम के अनुसार
का कंपनी अधिनियम के अनुसार 2013 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 होना चाहिए और 2014 के अनुसार कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो सब मिला के आप दो बातें जरूर याद रखिएगा कि साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 साझेदार और अधिक से अधिक कितने साझेदार होते हैं, 50 साझेदार होते हैं। अब देखिए दूसरी विशेषता एकदम आसान विशेषता है, अनुबंध या ठहराव होना। अनुबंध या ठहराव होना अब एकदम आसान। देखिए इस संसार में 2 प्रकार के संबंध बनाए होते हैं, 2 प्रकार के संबंध। एक संबंध क्या होता है, किसी एक परिवार में जन्म लेते हैं, तो जिस परिवार में जन्म लेते हैं ढेर सारे संबंध, पिताजी, माताजी, दादाजी, परदादाजी सब उत्पन्न हो जाते हैं। का एक दूसरा संबंध हमारा क्या है, अनुबंध, जिसमें 2 व्यक्ति आपस में लिखित या मौखिक रूप से किसी बात पे क्या होते हैं, सहमत होते हैं। तो ये क्या है, अनुबंध द्वारा स्थापित एक संबंध। साझेदारी हमारा क्या है, अनुबंध या ठहराव द्वारा स्थापित एक संबंध है। साझेदारी की तीसरी विशेषता है कारोबार का होना। कारोबार का होना, अगर आप साझेदारी करने जा रहे हैं तो साझेदारी व्यवसाय के लिए कोई न कोई कारोबार होना क्या है, आवश्यक है। कारोबार का होना क्या है, आवश्यक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करते हैं, कोई न कोई वैध व्यवसाय स्थापित करते हैं। कोई न कोई क्या करते हैं, वैध व्यवसाय स्थापित करते हैं, ताकि उस व्यवसाय को वो क्या कर सके, संचालन कर सके, उस व्यवसाय का क्या कर सके, संचालन कर सके। तीसरी विशेषता है कि सभी साझेदार द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा संचालन होना। साझेदारी फर्म का संचालन या तो सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक साझेदार कर सकता है, या उनमें से कोई एक साझेदार। साझेदारी फर्म का संचालन कितने भी साझेदारी सदस्य हैं फर्म के, सभी लोग मिलकर चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस फर्म को क्या कर सकता है, चला सकता है। अब उसके बाद जो हमारी 5वीं विशेषता है, साझेदारी फर्म की 5वीं विशेषता है लाभ का आपस में बांटना। लाभ का आपस में बांटना, लाभ का बांटना, एकदम आसान, लाभ का बांटना। साझेदारी फर्म के संचालन करने के बाद जो लाभ होता है उस लाभ को सभी साझेदार आपस में क्या करते हैं, किसी निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। या तो पूंजी के अनुपात में, या कोई लाभ का हिस्सा दिया हो, या समान अनुपात में सभी साझेदार आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। फिर देखिए अगली विशेषता है साझेदारी फर्म का पंजीयन। साझेदारी फर्म का पंजीयन, साझेदारी फर्म का पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ऐच्छिक रखा गया है। ऐच्छिक रखा है, साझेदारी फर्म का पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार ऐच्छिक रखा गया है। लेकिन साझेदारी फर्म का पंजीयन करा देने से एक व्यवसाय को पर्याप्त लाभ क्या होता है, प्राप्त होता है। साझेदारों का असीमित दायित्व, साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं सभी साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। उनके द्वारा फर्म लाई गई पूंजी उस फर्म के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यदि फर्म को किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उस हानि को पूरा करने के लिए इनको निजी संपत्ति से भी पैसा लाना पड़ता है। तो ये क्या है, साझेदारों का दायित्व क्या होता है, आपका असीमित दायित्व होता है। अब इसके बाद अगली टॉपिक है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख को हम 3 नाम से जानते हैं। साझेदारी संलेख को 3 नाम से जानते हैं। एक तो कह सकते हैं साझेदारी संलेख, साझेदारी करारनामा और साझेदारी विधान। अब क्यों बोला जाता है साझेदारी संलेख, इसलिए बोला जाता है कि साझेदारी व्यवसाय संबंधी सभी बातें इसमें क्या होती है, लिखित होती है। साझेदारी व्यवसाय संबंधी सभी बातें इसमें क्या होती है, लिखित होती है।
करारनामा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी साझेदारों के सहमति मतलब करार पे लिखा जाता है। और साझेदारी विधान क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी सभी विधियों क्या होता है? उल्लेख किया जाता है। फिर सुनिएगा क्या बोलना चाहते हैं सब लोग, ध्यान दीजिएगा। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख को हम 3 नाम से जानते हैं। एक साझेदारी संलेख, साझेदारी करारनामा और साझेदारी विधान। साझेदारी संलेख इसलिए बोला जाता है कि साझेदारी व्यवसाय संबंधी सभी बातें इसमें क्या होती है? लिखित होती है। और इसे साझेदारी करारनामा इसलिए बोला जाता है कि सभी साझेदार की सहमति से लिखा जाता है। और साझेदारी विधान इसलिए बोला जाता है कि साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी जितनी भी विधियां होती हैं सब इसमें क्या होती हैं? लिखित होती हैं। अब अगली टॉपिक है साझेदारी संलेख में उल्लेखित बातें। एकदम आसान टॉपिक है, साझेदारी संलेख में उल्लेखित बातें। साझेदारी संलेख में कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो साझेदारों द्वारा लिखी जाती हैं? तो साझेदारी संलेख में उल्लेखित बातें, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती है? सबसे पहली बात, फर्म का नाम और पता। सभी साझेदार द्वारा जिस फर्म का संचालन किया जाएगा उस फर्म का क्या नाम है और वह फर्म कहाँ स्थापित है उसका पता भी क्या किया जाता है? उसमें लिखा जाता है। दूसरी बातें जो लिखी जाती है, साझेदार का नाम और पता। साझेदार का नाम और पता, जो फर्म में साझेदारी फर्म जो साझेदार शामिल हैं उन साझेदारों का क्या नाम है, अब वो साझेदार कहाँ निवास करते हैं उसका भी साझेदारी फर्म में क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। तीसरी विशेषता है साझेदारी व्यवसाय की अवधि। साझेदारी संलेख में जो तीसरी बातें लिखी जाती है, साझेदारी व्यवसाय की अवधि। साझेदारी व्यवसाय कितने समय तक संचालित की जाएगी उसका लिखा जाएगा। साझेदारी हमारी अल्पकालीन है, साझेदारी हमारी दीर्घकालीन है, साझेदारी हमारी कुछ निश्चित समय में बताई गई है, या साझेदारी किसी कार्य के संपन्न होने के लिए बनाई गई है। तो ये साझेदारी फर्म की अवधि लिखी जाती है। चौथी बात ये कह सकते हैं साझेदारों द्वारा पूंजी, साझेदारों की पूंजी। साझेदारी फर्म में सभी साझेदार अपनी पूंजी किस रूप में लाएंगे? नगद पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है, वो भूमि, भवन पूंजी या संचालन के रूप में दे सकते हैं। तो साझेदारों द्वारा फर्म में पूंजी किस रूप में लाई जाएगी, उसकी कितनी मात्रा है उसका उल्लेख किया जाता है। अगली विशेषता है साझेदारों की अतिरिक्त पूंजी। साझेदारों की अतिरिक्त पूंजी, यदि आवश्यकता पड़ती है तो साझेदार फर्म में अतिरिक्त पूंजी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और देंगे तो कितना देंगे इसका भी क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। अगली जो बातें लिखी जाती है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदार द्वारा जो फर्म में पूंजी लगाई गई है उसके पूंजी पर कितनी ब्याज लगाई जाएगी, उसके ब्याज का दर कितना होगा, उसके दर का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी फर्म में जो छठी बातें लिखी जाती है, साझेदारों की पूंजी ब्याज, साझेदारों की पूंजी ब्याज कितनी लगाई जाएगी उस पे पूंजी के ब्याज का उल्लेख किया जाता है। अगली बातें जो लिखी जा सकती है साझेदारों के आहरण। साझेदारों के आहरण, यदि फर्म साझेदारों को आवश्यकता होगी तो साझेदार फर्म से आहरण कर सकते या नहीं कर सकते, और यदि आहरण कर सकते तो कितना कर सकते इसका भी क्या किया जाता है? इसमें उल्लेख किया जाता है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज। साझेदारों के आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा जो आहरण किया गया उस आहरण पर ब्याज लिया जाए या न लिया जाए, और यदि ब्याज फर्म द्वारा लिया जाए तो किस दर से लिया जाए इसका क्या किया जाता है? साझेदारी संलेख में उल्लेख किया जाता है। साझेदारों पर लोन, साझेदारों द्वारा ऋण, साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण, यदि फर्म को पैसे की आवश्यकता हो तो साझेदार फर्म को ऋण दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसका भी क्या किया जाता है? उसमें उल्लेख किया जाता है। और लास्ट टॉपिक कह सकते हैं कि लाभ हानि का बंटवारा।
साझेदारी संलेख में यह भी लिखा जाता है कि साझेदार द्वारा लाभ का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, समान अनुपात में, असमान अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, या किसी साझेदार का हिस्सा तय कर दिया जाए। तो कहा साझेदारी संलेख में यह भी उल्लेख किया जाता है कि साझेदार द्वारा लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, समान अनुपात में, असमान अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, या किसी साझेदार का हिस्सा फर्म में क्या किया जाए, पहले तय कर दिया जाए। अब इसके बाद में हमारी अगली टॉपिक है आसान टॉपिक है। अगली टॉपिक है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में साझेदारी संबंधी नियम, साझेदारी संबंधी नियम एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि अगर साझेदारों द्वारा फर्म का स्टार्ट कर दिया गया, फर्म शुरू कर दिया गया, लेकिन साझेदारों ने स्टार्टिंग में कोई संलेख नहीं किया और लास्ट में उनके पास किसी प्रकार के लेके कोई विवाद हो गया, तो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों का विवाद का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, उसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ नियम का प्रावधान किया गया है। साझेदारों में अगर किसी प्रकार की कोई साझेदारी संलेख नहीं रखी है और उन्हें किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद का निपटारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया। सबसे पहला उल्लेख, किसी भी साझेदार को फर्म के संचालन के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। साझेदारी फर्म का संचालन सभी साझेदार करें या उनमें से कोई एक साझेदार करे, लेकिन अगर हमारी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति है तो किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। दूसरी विशेषता है साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अगर साझेदारी संलेख अनुपस्थिति है तो साझेदारों की पूंजी पर किसी प्रकार का फर्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगली टॉपिक है आहरण पर ब्याज। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों के आहरण पर किसी भी प्रकार का फर्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगली जो बातें हैं ऋण पर ब्याज। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में यदि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस दशा में का साझेदारों के ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। कितने परसेंट की दर से? 6% दर से। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में अगर साझेदारों ने फर्म को किसी प्रकार को ऋण दिया है तो वह ऋण पर ब्याज कितना परसेंट दिया जाएगा? उसे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अगली टॉपिक है लाभ हानि का बंटवारा। लाभ हानि का बंटवारा। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में सभी साझेदार लाभ हानि का बंटवारा बराबर करेंगे या समान करेंगे। अगर साझेदारी संलेख अनुपस्थित है तो उस साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में सभी साझेदार अपना लाभ हानि का बंटवारा बराबर करेंगे, किसी को अधिक लाभ नहीं दिया जाएगा। और साझेदारी में प्रवेश। साझेदारी में प्रवेश। साझेदारी संलेख के अभाव में जब भी किसी नए साझेदार का हम प्रवेश करेंगे सभी साझेदारों की सहमति से करेंगे। साझेदारी संलेख के अभाव में जब भी साझेदारी फर्म में किसी भी साझेदार का हम प्रवेश करेंगे तो वो सभी साझेदारों की सहमति से करेंगे। हमारी अगली टॉपिक है, इसको एक बार हमारी अगली टॉपिक है, इसको एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे आसान टॉपिक है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी संबंधी नियम। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी संबंधी नियम। देखिए
क्या नियम बताया गया कि किसी भी साझेदार को फर्म के संचालन करने संबंधी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर हमारा साझेदारी संलेख अनुपस्थिति है और साझेदारों में किसी प्रकार की कोई विवाद हुई है तो उस विवाद में ऐसे कंडीशन में का वेतन हम किसी भी साझेदार को नहीं देंगे। पूंजी पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को कोई पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों ने अगर फर्म से आहरण किया है तो उनके आहरण पर भी किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है का अगर साझेदारोरों ने फर्म को ऋण दिया है और साझेदारी संलेख का अभाव है तो साझेदारी संलेख के अभाव में उनके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। लाभ हानि बंटवारा, साझेदारी संलेख के अभाव में सभी साझेदारों का लाभ हानि बंटवारा बराबर किया जाएगा, मतलब समान दिया जाएगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सवाल लगाते समय उनको ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बात पूछता है। और साझेदारी में प्रवेश, अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो सभी साझेदार किसी भी नए साझेदार का अगर प्रवेश करेंगे तो सभी साझेदारों की सहमति से करेंगे। किसी भी नए साझेदार का प्रवेश करेंगे तो सभी साझेदारों की सहमति। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा अकाउंट से रिलेटेड और है साझेदारी फर्म में साझेदारी संबंधी खाते। अब अगली टॉपिक है साझेदारी फर्म में साझेदारों से संबंधित खाते। कौन कौन से ऐसे खाते हैं जो साझेदारी फर्म में साझेदारों से संबंधित रखे जाते हैं। तो का सबसे पहला जो खाता रखा जाता है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, जब साझेदार बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो फर्म कुछ ना कुछ पूंजी देता है, तो उस पूंजी के लिए पूंजी खाता रखा जाता है। तो क्या इस फर्म में साझेदारों का पूंजी दो प्रकार से रखी जाती है। एक पूंजी हमारी क्या होती है, स्थिर होती है, फिक्स कैपिटल जिसको बोलते हैं, स्थायी पूंजी जिसको बोलते हैं। का इस स्थिति में साझेदारों का पूंजी प्रतिवर्ष एक समान होता है। साझेदारों का पूंजी क्या होता है, प्रतिवर्ष एक समान होता है। साझेदारों का स्थिर पूंजी खाता सदैव क्रेडिट शेष होता है, सदैव क्रेडिट शेष होता है। और साझेदारों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, कमीशन, आहरण, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इनका लेखा करने के लिए एक अलग से खाता रखना अनिवार्य होता है और वो खाता रखना पड़ता है चालू खाता, करेंट अकाउंट, चालू खाता। और चालू खाते का शेष सदैव डेबिट भी हो सकता हो, क्रेडिट हो सकता है। सुनिए क्या कहना चाहते हैं हम। पूंजी खाता का साझेदारी फर्म साझेदारों का पूंजी खाता दो प्रकार से रखा जाता है। स्थिर पूंजी खाता, स्थिर पूंजी खाता वह खाता होता है जो प्रतिवर्ष स्थिर रहता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर फर्म ने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल में किसी पार्टनर ने अगर 10,000 रुपया लगाया है तो 31 मार्च में पूंजी खाते का शेष भी कितना रहेगा, हमारा 10,000 रहेगा। इस पूंजी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस खाते का पूंजी शेष सदैव क्रेडिट रहेगा, सदैव क्रेडिट शेष रहेगा। लेकिन साझेदारों को जो वेतन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, कमीशन, आहरण पर ब्याज दिया जाएगा तो उसके लिए एक अनिवार्य रूप से खाता रखना अनिवार्य हो जाएगा। वो कौन सा खाता हो जाएगा, चालू खाता। अब दूसरी जो खाता रखते हैं पूंजी खाता, जो दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता वह पूंजी खाता होता है जो प्रतिवर्ष बदलता रहता है और इसके लिए एक अलग से कोई चालू खाता फर्म को रखने की आवश्यक नहीं है। इसी पूंजी खाते में साझेदार के सभी लेन देन लिखे जाते हैं। इसी पूंजी खाते में साझेदार के सभी लेन देन लिखे जाते हैं। वेतन, ब्याज, कमीशन, लाभ, आहरण, आहरण ब्याज, इनका लेखा करने की वजह से ही प्रतिवर्ष साझेदारों की पूंजी क्या होती है,
परिवर्तित होती रहती है। इस चीज को क्या बोला जाता है? परिवर्तनशील पूंजी खाता बोला जाता है। अगला जो खाता फर्म में रखा जाता है वो आहरण खाता, आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट जिसको बोलते हैं। अगर साझेदारों ने फर्म से किसी भी प्रकार का कोई आहरण किया हो तो उनको एक अलग से खाते में लिखा किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? आहरण खाता। उसके बाद और जो अकाउंट रखा जाता है वो आपका रखा जाता है ऋण खाता, लोन अकाउंट। यदि साझेदार द्वारा फर्म को कोई अतिरिक्त ऋण दिया गया हो तो उस अतिरिक्त ऋण का लेखा करने के लिए फर्म के नाम में उनके लिए एक अलग से लोन अकाउंट ओपन किया जाता है, उनको अलग से लिखा किया जाता है। जब फर्म द्वारा इनका भुगतान कर दिया जाता है तो ये अकाउंट क्या कर दिया जाता है? आपका बंद कर दिया जाता है। अब इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक, साझेदारी फर्म के परिचय के चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो है न्यूनतम लाभ गारंटी। साझेदारी फर्म के परिचय का लास्ट टॉपिक है न्यूनतम लाभ गारंटी। ये किसी बुक में कोई टॉपिक दिया भी रहता है, किसी बुक में टॉपिक नहीं दिया रहता है, लेकिन बहुत फेवरेट टॉपिक है। पहले न्यूनतम लाभ गारंटी होता क्या है? अगर फर्म में किसी भी साझेदार को हम शामिल करते हैं या फर्म हम स्टार्ट करने जाते हैं तो कोई एक ऐसा साझेदार जिन्हें लाभ के प्रति क्या हो? संदेह हो, तो वो क्या कर दिया जाता है? उसको न्यूनतम लाभ देने के लिए गारंटी ले ली जाती है कि फर्म को लाभ हो तो उस लाभ में इतना हिस्सा आपको जरूर दिया जाएगा। तो वह क्या कहलाता है? न्यूनतम लाभ गारंटी कहलाता है। लेकिन यह गारंटी दो प्रकार से दी जाती है, एक गारंटी फर्म द्वारा दी जाती है और एक गारंटी साझेदार द्वारा दी जाती है। एकदम आसान शब्दों में एग्जांपल लेके चलेंगे। फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है, जैसे मान लीजिए फर्म को टोटल 3 पार्टनर हमारे पास है, ए बी एंड सी, है ना। इसमें पार्टनर सी को 10,000 की गारंटी दी गई है। कितने गारंटी दी गई है? 10,000 को, कि किसी पार्टनर को कितना मिलेगा कोई मालूम नहीं, लेकिन इस पार्टनर को कितनी गारंटी दी जाएगी? 10,000 दी जाएगी। तो मान लीजिए फर्म में अगर 30,000 रुपया लाभ हुआ या मान लीजिए 15,000 रुपया लाभ हुआ तो इस 15,000 रुपये लाभ में 10,000 लाभ पहले किसको दे देंगे? सी वाले पार्टनर को दे देंगे, और जो लाभ बचेगा 5,000, उस 5,000 लाभ को क्या करेंगे? ए और बी आपस में क्या करेंगे? अपने दिए हुए रेशियो क्या करेंगे? बांट देंगे। सुनिए, फर्म द्वारा गारंटी क्या होता है? ए बी सी हमारे 3 पार्टनर हैं और फर्म ने सी को गारंटी दिया कि किसी भी दशा में आपको 10,000 लाभ दिया जाएगा। मान लीजिए फर्म कितना लाभ हुआ? 15,000। तो इस संपूर्ण लाभ में से, कुल लाभ में से पहले 10,000 लाभ किसको दे देंगे? हम सी को, और 10,000 माइनस करने के बाद जो 5,000 बचेगा उस 5,000 को ए बी क्या करेंगे? आपस में अपने अनुपात में बांट लेते हैं। अब साझेदार द्वारा गारंटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पार्टनर है ए बी एंड सी। ए ने सी को गारंटी दिया कि किसी भी दशा में 10,000 से कम आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, 10,000 से कम लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो टोटल लाभ देखिए, फर्म का लाभ मान लीजिए कितना होगा? टोटल लाभ कितना होगा? 24,000। और ये तीनों पार्टनर क्या है? समान साझेदार है। तो कितना कितना लाभ पड़ेगा? ए को लाभ पड़ेगा 8,000, बी को भी लाभ कितना पड़ेगा? 8,000, और सी को लाभ कितना पड़ेगा? 8,000। अब चूंकि यहाँ गारंटी कौन दिया है? एक साझेदार ने दूसरे साझेदार को दिया है। ए ने गारंटी किसको दिया है? सी को। तो अब ए क्या करेगा? 2,000 अपने हिस्से में से किसको देगा? लाभ 100 को देगा। अब टोटल एक्चुअल जो लाभ आएगा ये आएगा। पहले हम संपूर्ण लाभ को सभी साझेदार में क्या करेंगे? बांट देंगे, और जितना लाभ गारंटी द्वारा जो गारंटी दिया साझेदार कम है उससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 10,000 इसका लाभ हो जाएगा, 8,000 इसका लाभ हो जाएगा, 6,000 इसका लाभ हो जाएगा। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।